इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यह एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं मेटल सरफेस से। जब मेटल सरफेस पर फोटॉन्स का इंसिडेंट कराया जाता है, जब मेटल सरफेस पर फोटॉन्स इंसिडेंट होते हैं तो उस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स का बाहर निकलना, इस फिनोमेना को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है। यानी इट इज द फिनोमेना in which electrons are emitted in which electrons are emitted from surface of metal when photons of sufficient energy are incident on the metal surface। पढ़ लीजिए क्या लिखा है। इट इज द फिनोमेना इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड फ्रॉम सरफेस ऑफ मेटल व्हेन photons of sufficient energy are incident on the metal surface। जब किसी मेटल सरफेस पर सफिशिएंट एनर्जेटिक फोटॉन्स इंसिडेंट होते हैं तो उस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं, और इसी फेनोमेना को हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए यह एक मेटल है। एक रफ आइडिया देखिए, ये एक मेटल है। इस मेटल सरफेस पर फोटॉन्स का इंसिडेंट होना, इस मेटल सरफेस पर फोटॉन्स का इंसिडेंट होना, और ये अगर मेटल का फ्री इलेक्ट्रॉन है तो इस मेटल का फ्री इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाना, ये मेटल का फ्री इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। इसी फिनोमेना को हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं कि मेटल सरफेस पर सफिशिएंट एनर्जी का फोटोन इंसिडेंट होगा तो मेटल का फ्री इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। यही फिनोमेना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है। ठीक है ना। देखिए, these emitted electrons are called photoelectrons। इन इलेक्ट्रॉन्स को एक स्पेशल नेम दिया गया है। इन इलेक्ट्रॉन्स को फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले उन इलेक्ट्रॉन्स को फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। तो दीज एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स, है ना। और दूसरी बात यह है कि करंट प्रोड्यूस्ड by these photoelectrons current produced by these photoelectrons
under suitable condition। ये कंडीशन क्या है मैं अभी डिस्कस करूंगा। यानी सर्किट कंप्लीट करेंगे तभी ना करंट फ्लो होगा। तो सुटेबल कंडीशन मतलब सर्किट कंप्लीट करना, वो हम लोग देखेंगे बाद में। पहले छोटे छोटे डेफिनेशंस पढ़ रहे हैं। करंट प्रोड्यूस्ड बाय दीज फोटो इलेक्ट्रॉन्स अंडर सुटेबल कंडीशन इज कॉल्ड फोटो करंट। इज कॉल्ड फोटो करंट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब वह फिनोमेना जिसमें मेटल सरफेस पर सुटेबल यानी सफिशिएंट एनर्जी के फोटॉन्स को इंसिडेंट कराया जाता है, तो मेटल से फ्री इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं। इस फिनोमेना को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है। अब दो डेफिनेशन है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स और फोटो करंट। जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हैं इस फिनोमेना से, उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को फोटो इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। और जब इन इलेक्ट्रॉन्स को किसी क्लोज्ड सर्किट से पास कराया जाएगा, जो करंट बनेगा उसको फोटो करंट कहेंगे। ठीक है ना? तो ये हमने यह फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का डेफिनेशन पढ़ा। कुछ कॉन्सेप्चुअल यानी एक्सपेरिमेंटल, कुछ एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स हैं यहां पर आपको याद करने होंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कुछ एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स हैं जो आपको याद करने होंगे। जिसमें पहला, इट इज ऑलमोस्ट it is almost an instantaneous process। It is almost an instantaneous process। ये लगभग इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होता है। मतलब फोटॉन्स का इंसिडेंट होना और फोटो इलेक्ट्रॉन्स का एमिट होना, इसमें टाइम लैग नहीं होता है, बहुत कम नेग्लेजिबल टाइम लैग होता है, सिग्निफिकेंट टाइम लैग नहीं होता है जिसको हम लोग एक्सपेरिमेंटली मेजर कर सके। तो इसीलिए कहा गया है कि इट इज ऑलमोस्ट एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। यानी जैसे ही फोटॉन्स मेटल सरफेस पर इंसिडेंट होते हैं, वैसे ही फोटो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन हो जाता है। इंस्टेंटेनियस प्रोसेस का मतलब यही हुआ कि फोटॉन्स का इंसिडेंट होना और फोटो इलेक्ट्रॉन्स का बाहर निकलना, इसमें कोई टाइम गैप नहीं होता है। ठीक है? दूसरी बात, इट सपोर्ट्स पार्टिकल नेचर ऑफ वेव। ये पार्टिकल नेचर ऑफ वेव को सपोर्ट करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो इट सपोर्ट्स पार्टिकल नेचर ऑफ वेव। तो वेव का पार्टिकल नेचर यह रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना? तीसरी बात, थर्ड पॉइंट, ये कुछ एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स हैं, याद रखिएगा, ये कुछ एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स हैं। तीसरी बात यह है कि जितने फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं, सभी का काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, बार बार कह रहा हूं, ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स है। यानी ऑल, या ऐसे लिख रहा हूं मैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ all photoelectrons, kinetic energy of all photoelectrons are not same। जितने फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले हैं, सभी का काइनेटिक एनर्जी बराबर नहीं होता है। ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है कि काइनेटिक एनर्जी, इधर आप अगर काइनेटिक एनर्जी लेते हैं और इधर आप नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स,
तो काइनेटिक एनर्जी हर फोटो इलेक्ट्रॉन का सेम नहीं होगा। मिनिमम काइनेटिक एनर्जी 0 से सर्टेन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी तक पहुंचेंगे और उसके बाद फिर काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगा। तो यहां पर जरूरी यह जानना है कि काइनेटिक एनर्जी मिनिमम, फोटो इलेक्ट्रॉन्स का मिनिमम काइनेटिक एनर्जी 0 भी होता है। ऐसा भी होता है कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन से जस्ट बाहर निकल पाए बस मेटल सरफेस से, यह भी पॉसिबल है। सारी फोटो इलेक्ट्रॉन्स का काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होगा, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी मिनिमम 0 होता है और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, इसका वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे बाद में, फिलहाल इसको के मैक्स लिख दे रहा हूं मैं, है ना। इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी, सारे फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बराबर नहीं होती है, 0 से एक सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू तक वेरी करती है। ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स हैं, बार बार कह रहा हूं, इसको समझने की नहीं, याद करने की कोशिश करना है। फोर्थ पॉइंट ये है कि जितने फोटॉन्स इंसिडेंट होंगे उतने फोटो इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलेंगे। लाखों करोड़ों फोटॉन्स इंसिडेंट होते हैं तो एक दो फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं, है ना। यानी नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स शॉर्टकट में लिखा है नंबर, ध्यान रखिएगा ये नंबर, NO डॉट मतलब नंबर। तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स गलत लिखा मैंने, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, number of photoelectrons very very is very very smaller than number of incident photons। ठीक है ना। तो जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं उनकी संख्या बहुत कम होती है उसकी तुलना में जितने की फोटोन इंसिडेंट हुए हैं, ठीक है ना। और इसको हम लोग कहते हैं फोटोन इफिशियंसी, फोटोन इफिशियंसी। फोटोन इफिशियंसी को अगर मैं ईटा लिख दूं तो ये होगा नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ, शॉर्टकट लिख रहा हूं समझिएगा, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड, number of photoelectrons emitted per second divided by photon count। फोटोन काउंट का मतलब याद है ना, फोटोन काउंट मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर सेकेंड, ठीक है ना। तो इसको एक सिंबलाइज कर लेते हैं हम लोग, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड को मैं लिख दे रहा हूं n, ठीक। और फोटोन काउंट चलिए n नॉट लिख दे रहा हूं, n नॉट। और फोटोन काउंट को लिख रहा हूं मैं n, जो सिंबल था वही यूज कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। जो सिंबल था वही यूज किया मैं, बस फोटोन काउंट का सिंबल क्या था, ये फोटोन काउंट, इसका सिंबल लोग क्या बनाए थे पिछली क्लास में, n। और ये जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड पर सेकेंड है इसका सिंबल बना दिया मैं n नॉट। ये अपने लिए बना रहे लोग, स्टैंडर्ड सिंबल नहीं होते हैं ये, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि ढेर सारे फोटॉन्स का इंसिडेंट होने के बाद कुछ संख्या में फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं। लार्ज नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट होंगे तो थोड़े बहुत फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, ठीक। तो हम लोग इस तरह से एक डेफिनेशन यहां पर लिखे, फोटोन इफिशियंसी क्या होगा, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर सेकेंड, ठीक। नेक्स्ट, जो
फोटो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है, यह किस पर डिपेंड कर रही है? साफ दिख रहा है, किस पर डिपेंड कर रही है? जैसे यहां से अगर आप इसी से लिखना चाहें, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड एन नॉट, क्या आ जाएगा ये? ईटा इंटू एन आ जाएगा ना। तो यहां पर एन पर डिपेंड कर रहा है। एन क्या है? नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर सेकेंड, जिसको कुछ किताब वाले इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन लिखते हैं, है ना। मैंने क्या कहा कि देखिए ये फॉर्मूला दिख रहा है आपको, इसी से आ गया फॉर्मूला, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड एन नॉट, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड क्या आ गया? इफिशियंसी इनटू फोटोन काउंट। फोटोन काउंट मतलब क्या? नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर सेकेंड। तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या फोटोन काउंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब कुछ मैं बोल रहा हूं, कुछ किताब वाले इसी फोटोन काउंट को इंटेंसिटी भी लिखते हैं, बट इंटेंसिटी वर्ड उतना प्रॉपर नहीं है। तो मैं अगला पॉइंट यही देख के लिख रहा हूं कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, number of photoelectrons is directly proportional to number of photons incident, number of photons incident, ठीक है ना। जितने फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे यह डिपेंड करेगा कि कितने फोटॉन्स आपने इंसिडेंट कराए हैं। ज्यादा फोटॉन्स इंसिडेंट कराए हैं, ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। कम फोटॉन्स इंसिडेंट कराए हैं, कम फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। फोर्थ पॉइंट नंबर 4 में यही तो डिस्कस किए। ये देखिए ना, इस फॉर्मूले से पता चल रहा है ये बात ना, कि अगर आप स्मॉल एन बढ़ाएंगे तो एन नॉट भी बढ़ेगा। एन नॉट हम लोग किसका सिंबल बनाए हैं? नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड पर सेकेंड का। और एन क्या है? फोटोन काउंट। फोटोन काउंट मतलब क्या है? नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर सेकेंड। तो ज्यादा होगा एन, ज्यादा होगा एन नॉट। ये लिख दिया मैंने कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट। ठीक। पॉइंट नंबर 6, नेक्स्ट पॉइंट। अब नंबर ऑफ फोटॉन्स की बात तो हो गई, अब बात करेंगे हम लोग काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, तो के ई मैक्स डिपेंड्स ऑन द frequency, depends on the frequency of incident photons, on the incident photons। तो जो फोटोन इंसिडेंट आपने कराया है उसके फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगा कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है। यानी maximum kinetic energy of photoelectrons depends on frequency of incident radiation। ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स फोटोन काउंट पर डिपेंड करेगा और काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगा। ये ध्यान रखिएगा। ये 6 पॉइंट है, ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स है। इसमें समझने को ज्यादा नहीं है, याद करने को ज्यादा है, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स है, ये आपको याद करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 7, वर्क फंक्शन।
पॉइंट नंबर 7 है वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल। वर्क फंक्शन, इसको मैं W से रिप्रेजेंट करता हूं, कुछ किताब वाले इसको फाई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। फिलहाल मैं W से रिप्रेजेंट करता हूं। क्यों? क्योंकि फाई हम लोग अभी पिछले क्लास में फोटोन फ्लक्स लिखे थे, इसलिए इसको मैं सिंबल चेंज करके W लिख रहा हूं। W भी सिंबल यूज किया जाता है। वर्क फंक्शन किसी मेटल का होता है वर्क फंक्शन, और इसका मतलब होता है इट इज, डेफिनेशन देखिए, इट इज द मिनिमम एनर्जी, it is the minimum energy required by an electron of metal so that it comes out from metal surface। क्या मतलब हुआ इसका? पढ़ लीजिए डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है। मिनिमम एनर्जी, मिनिमम एनर्जी किसी इलेक्ट्रॉन को कितनी चाहिए कि वह मेटल सरफेस से बाहर निकले और फोटो इलेक्ट्रॉन बन जाए। जो भी इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर निकल के आते हैं उन्हीं को ना फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। तो मिनिमम एनर्जी किसी इलेक्ट्रॉन को कितनी रिक्वायर्ड है सो दैट वो मेटल से बाहर निकल के फोटो इलेक्ट्रॉन बन जाए, उस मिनिमम एनर्जी को ही वर्क फंक्शन कहते हैं। ये मेटल की प्रॉपर्टी होती है। अलग अलग मेटल के लिए वर्क फंक्शन अलग अलग होता है। तो अगर वर्क फंक्शन की हम लोग बात करें तो यह मिनिमम एनर्जी है। वह मिनिमम एनर्जी कितना दे दिया जाए इलेक्ट्रॉन्स को सो दैट वह मेटल सरफेस से बाहर निकल के फोटो इलेक्ट्रॉन्स बन जाए। तो हम लोग कितना मिनिमम एनर्जी दे दें, एनर्जी कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग? फोटॉन्स के थ्रू। तो यह फोटॉन्स का मिनिमम एनर्जी भी कहा जा सकता है कि फोटॉन्स का मिनिमम एनर्जी कितना होना चाहिए सो दैट फोटो एमिशन होना शुरू हो जाए। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि वर्क फंक्शन मिनिमम एनर्जी है और मिनिमम एनर्जी फोटोन से दे रहे हैं, इसीलिए हम लोग इस वर्क फंक्शन को फोटोन की एनर्जी भी लिख सकते हैं, फोटोन की मिनिमम एनर्जी भी लिख सकते हैं। तो फोटोन की एनर्जी एच एफ होता है, तो एच एफ नॉट लिख रहा हूं बिकॉज ये पर्टिकुलर मिनिमम एनर्जी है, या एच सी बाई लैम्डा नॉट लिख रहा हूं मैं। ठीक है ना? यहां पर एफ नॉट को कहा जाता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और लैम्डा नॉट को कहा जाता है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ठीक है ना? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ये अगला डेफिनेशन था। वर्क फंक्शन अलग अलग मेटल्स के लिए अलग अलग होगा, ये मेटल की प्रॉपर्टी है। मिनिमम एनर्जी फोटॉन्स का कितना चाहिए सो दैट फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होना शुरू हो जाए, है ना? इसी को हम लोग वर्क फंक्शन कहते हैं। तो W इज इक्वल टू एच एफ नॉट या एच सी बाई लैम्डा हम लोग लिख सकते हैं। एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, एफ नॉट को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहेंगे, लैम्डा नॉट को थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहेंगे, सी स्पीड ऑफ लाइट है, जाहिर सी बात है सी स्पीड ऑफ लाइट है। ये कुछ डेफिनेशंस थे और कुछ एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स थे। जो अभी 1 से लेकर 6 थे वो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, और 7वां नंबर यह डेफिनेशन है वर्क फंक्शन का। अब जब हम लोग इतना बेसिक जान चुके हैं, हम लोग एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखते हैं। एक्सपेरिमेंटल सेटअप फॉर
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक रफ आइडिया देख रहे हैं हम लोग। एक्सपेरिमेंटल सेटअप, एक्सपेरिमेंटल सेटअप का एक रफ आइडिया देख रहे हैं कि कैसे एक्सपेरिमेंटल सेटअप होता होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। तो एक मान लीजिए ट्यूब लिया गया है, ये एक ट्यूब ले रहा हूं मैं। इस ट्यूब के अंदर हम लोग को एक मेटल चाहिए, एक मेटल चाहिए जिस पे हम लोग फोटॉन्स का इंसिडेंट कराएंगे और उस मेटल से फोटो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होगा। तो मान लीजिए यह मेटल है ना, यह मेटल है। हम लोग इस मेटल से फोटो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन कराएंगे, है ना। इसी मेटल पे, मेटल लिख रहा हूं, लीजिए एम, एम फॉर मेटल। तो इसी मेटल पे फोटॉन्स का इंसिडेंट कराया जाएगा। फोटॉन्स इसी मेटल पे इंसिडेंट होंगे और यहीं से फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे। क्या होंगे? एमिट होंगे। इसीलिए इसको एमीटर भी कहा जाता है, क्योंकि यहां से फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे। ई फॉर एमीटर, तो हम लोग इसको एमीटर प्लेट भी कहेंगे, है ना। फोटो इलेक्ट्रॉन्स यहां से एमिट होंगे। तो देखिए कुछ इस तरह से ये फोटॉन्स मान लीजिए इंसिडेंट कराए गए, ये फोटॉन्स इंसिडेंट कराए जा रहे हैं। ये फोटॉन्स का इंसिडेंस दिखा रहा हूं मैं। ये फोटॉन्स इस मेटल पे इंसिडेंट हुए। अब इस मेटल से फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे। तो मान लीजिए यह कुछ फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये कुछ फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनको एमिट होता हुआ दिखाया जा रहा है। ये जो दिखा रहा हूं, ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स दिखा रहा हूं मैं। तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स इस मेटल सरफेस ने एमिट करा। कब? कब एमिट हुआ? जब ये फोटॉन्स आए। ये जो फोटॉन्स हैं जब मेटल सरफेस पर इंसिडेंट हुए तो ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुआ। अब सोचिए, जैसे जैसे मेटल इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करेगा, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे जैसे जैसे, उस पे मेटल पे खुद पे पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज होते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे तो मेटल पे पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज वापस इस इलेक्ट्रॉन्स को खींच सकता है। जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं वापस इस इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, तो हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। इसीलिए क्या करते हैं कि दूसरे साइड एक कलेक्टर प्लेट लगा देते हैं जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करेगा। तो दूसरे साइड क्या हुआ, एक ऐसा प्लेट लगा दिया जिस प्लेट पर जाके इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठा होते जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन ये क्योंकि कलेक्टर प्लेट है तो इसको पॉजिटिव चार्ज करवा देंगे, तभी ना, पॉजिटिव है तभी ना इलेक्ट्रॉन्स कैप्चर करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स खींच लेगा अपनी ओर। तो इसको पॉजिटिव करा देंगे, इसके लिए हम लोग यहां पर एक बैटरी जोड़ देंगे। इस तरह से एक बैटरी का कनेक्शन कर लेते हैं। यहां पर एक बैटरी का कनेक्शन हो गया। इस तरह से बैटरी का किधर पॉजिटिव टर्मिनल रखूं मैं, कलेक्टर प्लेट की ओर या मेटल यानी एमीटर प्लेट की ओर? किसको पॉजिटिव बनाना है? ये कलेक्टर लिख रहा हूं सी। सी मतलब ये देखिए सी, सी मतलब कलेक्टर, कलेक्टर को पॉजिटिव बनाना है तो उसको हम लोग पॉजिटिव प्लेट ऑफ बैटरी से जोड़ दिए, ठीक है ना। अब मान लीजिए कुछ करंट वगैरह मेजर करना हो तो एक एमीटर लगा लेते हैं। एमीटर ए जो है यह एमीटर है, ये करंट मेजर कर लेगा। और इस तरह से एक रफ एक्सपेरिमेंटल सेटअप बना दिए हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व करने के लिए। कितना वोल्टेज आप लगा रखे हैं ट्यूब के क्रॉस, अगर आप चाहें उसको मेजर करना, यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा लीजिए।
वोल्टमीटर पता लगा देगा, वोल्टमीटर रीड कर लेगा कि आप कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किए हुए हैं, ठीक है ना, कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किए हैं ये वोल्टमीटर पढ़ लेगा। और क्या करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में, यह मीटर मेजर कर लेगा। तो अब होता क्या है इसमें, होता ये कि ये जो फोटॉन्स है, ये जो फोटॉन्स है, ये फोटॉन्स जो है ये मेटल सरफेस पे इंसिडेंट हुए, तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकले, ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टर प्लेट तक पहुंचे, फोटो इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टर प्लेट तक पहुंचे इस तरह से, और इस तरह से एक्सटर्नल सर्किट में करंट का फ्लो शुरू हो गया। तो इलेक्ट्रॉन्स किधर जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स किधर जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट, तो करंट किधर फ्लो होगा, राइट टू लेफ्ट। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है ना, तो करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के उल्टा ही नहीं माना जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर है, लेफ्ट से राइट की ओर, तो करंट किधर मानेंगे, राइट से लेफ्ट की ओर, यानी करंट फ्लो का डायरेक्शन ये रहा। एक्सटर्नल सर्किट में करंट ऐसे फ्लो होगा, इस तरह से करंट फ्लो का डायरेक्शन हुआ। और मैंने कहा था ना कि हम लोग सुटेबल कंडीशन में फोटो इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू क्या करंट फ्लो हो रहा है उसको हम लोग फोटो करंट कहते थे। तो यही फोटो करंट आई कहलाएगा। स्मॉल आई लिख रहा हूं बिकॉज कैपिटल आई हम लोग कई बार इंटेंसिटी को लिखे थे ना, तो मैं कैपिटल आई काट के स्मॉल आई लिख दे रहा हूं, ये लीजिए। तो ये स्मॉल आई क्या है, ये स्मॉल आई है फोटो करंट, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स दिख रहा है ट्यूब के अंदर ये क्या है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ट्यूब के अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फोटो इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक, तो एक रफ सेटअप है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व करने के लिए। ओके अब जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया तो देखा गया कि जब वोल्टमीटर जो रीड कर रहा है वोल्टेज V जो रीड कर रहा है, जो आप ट्यूब के क्रॉस लगा रखे हैं पोटेंशियल डिफरेंस, किससे, बैटरी से, तो ट्यूब के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस लगा रखे हैं वह V, वोल्टेज V जब आप बढ़ाते हैं तो ये करंट, फोटो करंट बढ़ता है। क्यों ऐसा होता होगा, मान लीजिए एक एग्जांपल ले रहा हूं समझिएगा, मान लीजिए एक सेकेंड में 100 फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं। मान लीजिए एक एग्जांपल ले रहा हूं समझिएगा, एक सेकेंड में 100 फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं। कितने निकले हैं, 100। ये एग्जांपल ले रहा हूं, ऐसा मत समझिएगा कि एक सेकेंड में 100 ही निकलते हैं। मान लीजिए एक एग्जांपल ले रहा हूं, रफ एग्जांपल ले रहा हूं, एक सेकेंड में 100 फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं। अब आपको पता है कि सभी फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बराबर नहीं होती है, किसी की काइनेटिक एनर्जी कम होती है, किसी की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। याद है ना, हम लोग पढ़े थे कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी 0 से एक मैक्सिमम वैल्यू तक वेरी करती है। तो किसी फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी 0 भी होगी, किसी की मैक्सिमम भी होगी। जिसकी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है वह तेजी से एमिटर से कलेक्टर की ओर जाएगा, और जिसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत कम है वह जाएगा कि नहीं जाएगा, यह डिपेंड करता है क्या वोल्टेज लगा रखे हैं। अगर बहुत, जैसे वोल्टेज लगाइए ही मत, मान लीजिए वोल्टेज ना लगाइए आप, तो यहाँ पॉजिटिव, कलेक्टर को पॉजिटिव बनाइए ही मत, कलेक्टर को पॉजिटिव नहीं बना रहे हैं आप, तो कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन क्यों जाएगा फिर, जिसके पास काइनेटिक एनर्जी है वही अपने मोमेंटम की वजह से या एनर्जी की वजह से, काइनेटिक एनर्जी की वजह से लेफ्ट टू राइट जा पाएगा। जिसकी काइनेटिक एनर्जी 0 है वो तो जा ही नहीं पाएगा फिर, है कि नहीं। जिसकी काइनेटिक एनर्जी 0 है वो तो बाहर निकल के रुका हुआ है, वह कलेक्टर प्लेट अब क्यों जाएगा, नहीं जाएगा। हाँ, जिसके पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है हो सकता है कि वो इलेक्ट्रॉन एमिटर से कलेक्टर की ओर चला जाए अपने काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी की वजह से, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आप वोल्टेज V नहीं अप्लाई किए हैं तो सारे फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटर से कलेक्टर तक नहीं पहुंचेंगे। समझ में आई बात। अगर आप वोल्टेज V नहीं अप्लाई किए हैं
कलेक्टर को पॉजिटिव नहीं बनाए हुए हैं तो सारे फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमीटर से कलेक्टर तक नहीं पहुंचेंगे। ठीक, अब इस बीच मैंने क्या एग्जांपल माना था कि एक सेकंड में 100 फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं, 100 फोटो इलेक्ट्रॉन पर सेकंड निकले हैं। तो मान लीजिए आपने वी रखा 1 वोल्ट, 1 वोल्ट 1 वोल्ट, आपने वी रखा 1 वोल्ट, तो एमीटर से कलेक्टर मान लीजिए 50 फोटो इलेक्ट्रॉन पहुंच पा रहे हैं। अब आपने इस वी को बढ़ा दिया, इस वी को 3 वोल्ट कर दिया, तो आपने यहां पर पॉजिटिविटी बढ़ा दी कलेक्टर की, तो अब ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स पहुंचेंगे। तो मान लीजिए अब 70 फोटो इलेक्ट्रॉन्स पहुंच रहे हैं। अब ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स पहुंचेंगे तो करंट भी ज्यादा होगा। पहले 50 इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे थे, करंट कम था। अब आपने 1 वोल्ट से 3 वोल्ट किया, अब 70 फोटो इलेक्ट्रॉन्स पहुंचे, अब करंट बढ़ा। मान लीजिए आपने इसको 5 वोल्ट कर दिया, 5 वोल्ट किया जैसे ही आपने इसे, तो अब 90, मान लीजिए 90 फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमीटर से कलेक्टर पहुंचने लगे, करंट और बढ़ा। अब लेट अस कंसीडर कि जैसे ही आपने इसे 8 वोल्ट किया, 8 वोल्ट कर दिया। मैं ध्यान रखिएगा, ये आप समझाने के लिए एग्जांपल ले रहा हूं, मैं डेटा याद नहीं करना है इसमें, ठीक है ना। तो मान लीजिए जैसे ही आपने अप्लाइड वोल्टेज वी को 8 वोल्ट 8 वोल्ट किया, 100 के 100 फोटो इलेक्ट्रॉन्स थे, सारे ही एमीटर से कलेक्टर की ओर पहुंच गए, सभी की वजह से करंट होने लगा। तो जब सबकी वजह से करंट होने लगा तो करंट हो गया मैक्सिमम। अब तो इलेक्ट्रॉन 100 ही थे, सारे पहुंच गए, अब तो इलेक्ट्रॉन बचे ही नहीं पहुंचने के लिए। यानी अब आप इसे जो 8 वोल्ट कर रखे थे, 9 वोल्ट कर दीजिए, 10 वोल्ट कर दीजिए, 12 वोल्ट कर दीजिए, सारे इलेक्ट्रॉन पहले से ही पहुंच चुके हैं। अब तो करंट बढ़ा ही नहीं, क्योंकि अब तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं बढ़ाने के लिए करंट को। 100 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड निकले थे और 100 इलेक्ट्रॉन्स 8 वोल्ट पर ही, जब आपने वी को 8 वोल्ट किया, तभी 100 के 100 इलेक्ट्रॉन एमीटर से कलेक्टर तक पहुंच चुके थे। अब तो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल ही नहीं है, तो अब इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा नहीं पहुंचेंगे। यानी अब 8 वोल्ट के बाद आप इस अप्लाइड वोल्टेज वी को 9 वोल्ट करिए, 10 वोल्ट करिए, 15 वोल्ट करिए, कुछ भी करिए, फोटो करंट नहीं बढ़ेगा। तो हुआ क्या है? हुआ ये है कि जब आप इस अप्लाइड वोल्टेज वी को 0 वोल्ट से बढ़ाना शुरू किए, करंट, फोटो करंट बढ़ता गया। एक पर्टिकुलर वोल्टेज ऑफ वी पर करंट मैक्सिमम हो गया, उसके बाद अगर आप वी को बढ़ा रहे हैं, अब करंट नहीं बढ़ा। ठीक है ना। कोई डाउट है तो एक दो बार वीडियो रिवाइंड करके दोबारा बातें सुन लीजिएगा, ठीक है ना। आप 2-3 बार इन स्टेटमेंट्स को सुन लीजिएगा, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने, डेटा का कुछ रफ एग्जांपल ले लेकर बहुत बार एक्सप्लेन किया मैंने, तो एक दो बार रिवाइंड करके सुन लीजिएगा। क्या कहना चाहता हूं मैं? कहना ये चाहता हूं कि मान लीजिए कि एक सेकंड में 100 फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं। अब सभी की काइनेटिक एनर्जी बराबर तो है नहीं, तो सब एक जैसे तो मूव नहीं कर रहे हैं, कोई तेज भाग रहा है, कोई 0 स्पीड से भाग रहा है, मतलब भाग ही नहीं रहा है। तो जो तेज भाग रहा है वो एमीटर से कलेक्टर आसानी से पहुंचेगा, जो नहीं भाग पा रहा है वह मुश्किल से पहुंचेगा एमीटर से कलेक्टर तक। तो वह पहुंच जाए इसके लिए आप वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं ना। जो कम एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है, जिसका काइनेटिक एनर्जी 0 है, वह भी हो सके तो एमीटर से कलेक्टर तक पहुंच जाए, इसी के लिए आप वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं। तो अब आप वोल्टेज जब अप्लाई करे ही नहीं थे तो कम इलेक्ट्रॉन्स पहुंच पा रहे थे, जो हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स थे, जो अपने वेलोसिटी की वजह से एमीटर से कलेक्टर की ओर पहुंच पा रहे थे, बस वही पहुंच पा रहे थे। जिनकी एनर्जी कम थी वो नहीं पहुंच पा रहे थे। तो जैसे जैसे आप ये वी बढ़ाते गए, अप्लाइड वोल्टेज भी जैसे जैसे बढ़ाते गए, वैसे वैसे एमीटर से कलेक्टर प्लेट तक फोटो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ती गई, है ना। लेकिन कितने फोटो इलेक्ट्रॉन्स थे एक सेकंड में? 100 से अधिक तो थे ही नहीं। तो मान लीजिए जब आपने इसको 8 वोल्ट कर दिया, वही एग्जांपल रिपीट कर रहा हूं मैं, 8 वोल्ट कर दिया, तो 100 के 100 सारे फोटो इलेक्ट्रॉन पहुंचने लगे एमीटर से कलेक्टर की ओर, करंट मैक्सिमम हो गया, सारे इलेक्ट्रॉन्स करंट में कंट्रीब्यूट करने लगे, करंट हो गया मैक्सिमम। अब करंट नहीं बढ़ पाएगा। अब आप इस 8 को 10 वोल्ट कर दीजिए, चाहे 20 वोल्ट कर दीजिए, अब जितने इलेक्ट्रॉन थे सब के सब पहले से ही एमीटर से कलेक्टर तक पहुंच चुके थे,
अब 8 के बाद 10, 15, 20 वोल्ट करने से करंट नहीं बढ़ा। तो हुआ फाइनली क्या, फाइनल रिजल्ट क्या आया कि वोल्टेज V बढ़ाने से फोटो करंट बढ़ता है। एक पर्टिकुलर वोल्टेज ऑफ V पर फोटो करंट मैक्सिमम पहुंच जाता है, उसका फर्दर V बढ़ाने पर करंट नहीं बढ़ता है। ठीक है ना, ठीक है। कुछ ऐसे इसको ग्राफ में दिखा सकते हैं, कुछ ऐसे ऐसे कुछ आप ग्राफ में दिखा सकते हैं। इधर क्या लिया, अप्लाइड वोल्टेज V, और इधर क्या ले रहा हूं मैं, फोटो करंट I। ठीक है ना, जब कुछ भी वोल्टेज नहीं लगाए थे तो बहुत कम इलेक्ट्रॉन, जो हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन थे, जब 0 वोल्ट लगाए थे, आप मान लीजिए ये रहा 0, ये 0 वोल्ट है ना, जब आप 0 वोल्ट लगाए थे तो जो इलेक्ट्रॉन्स, जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स जिसके पास बहुत ज्यादा काइंड एनर्जी थी, बस वही अपने वेलोसिटी की वजह से मीटर से कलेक्टर जा पा रहे थे। कुछ इलेक्ट्रॉन्स थे, करंट था कम, करंट यहां कम था। जैसे जैसे V बढ़ाते गए करंट बढ़ता गया, करंट बढ़ते 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 एक मैक्सिमम तक गया, और करंट मैक्सिमम के बाद जाकर अब नहीं बढ़ रहा करंट, कुछ पट ये रहा वह वोल्टेज जिसको मैंने 8 वोल्ट का एग्जांपल लिया था, ये वोल्टेज VP मान लीजिए। पिंच वोल्टेज कहा जाता है इसे, पिंच ऑफ, PINCH, पिंच ऑफ वोल्टेज कहा जाता है इसे। पिंच ऑफ वोल्टेज पर करंट हो गया मैक्सिमम, अब आप वोल्टेज चाहे बढ़ाते जाइए करंट नहीं बढ़ रहा है। अभी मैं डिफाइन करूंगा कि इस मैक्सिमम करंट को, इस मैक्सिमम करंट को सेचुरेशन करंट कहते हैं। सब डेफिनेशन लिखवाऊंगा अभी मैं, अभी समझा रहा हूं मैं आपको। तो जैसे जैसे आप V को, अप्लाइड वोल्टेज V को बढ़ाते गए, करंट बढ़ता गया, किसी पर्टिकुलर वोल्टेज पर करंट हो गया मैक्सिमम, जिसको सेचुरेशन करंट कहे, उसका करंट वोल्टेज भले आप बढ़ाइए करंट नहीं बढ़ेगा। ठीक है ना। अच्छा मान लीजिए किसी आदमी ने गलती से ये बैटरी उल्टा जोड़ दिया। ये बैटरी देखिए बना रहा हूं मैं, बैटरी का पॉजिटिव किधर की ओर है, कलेक्टर प्लेट की ओर। मान लीजिए किसी आदमी ने गलती से इसको उल्टा जोड़ दिया, बैटरी को उल्टा जोड़ दिया। उल्टा जोड़ना को हम लोग कहते हैं रिवर्स वोल्टेज। रिवर्स वोल्टेज, उल्टा वोल्टेज लगा दिया, रिवर्स वोल्टेज लगा दिया, है ना, रिवर्स वोल्टेज लगा दिया मान लीजिए आपने। जब आप रिवर्स वोल्टेज लगा दिए तो होगा क्या, ये वोल्टेज क्यों लगाए थे पहले आप, कि इलेक्ट्रॉन कलेक्टर प्लेट की ओर ज्यादा से ज्यादा पहुंचे, इसीलिए लगा रखे थे ना, कि ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कलेक्टर प्लेट की ओर पहुंचे। आप वोल्टेज लगाए हैं तो कलेक्टर को पॉजिटिव बनाए हैं, इलेक्ट्रॉन्स को ई एमीटर से कलेक्टर जाने में आप सपोर्ट दे रहे हैं। अब आपने उल्टा लगा दिया बैटरी, तो आप तो फिर इलेक्ट्रॉन को एमीटर से कलेक्टर की ओर पहुंचाने में अपोज कर रहे हैं, आप अपोज कर रहे हैं। तो आप जब आप उल्टा बैटरी लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन जो एमीटर से कलेक्टर की ओर पहुंचेंगे वो अपोजिशन फेस करेंगे, कम पहुंच पाएंगे। 0 वोल्ट पर, 0 वोल्ट पे अगर 50 इलेक्ट्रॉन पहुंच पा रहे थे एमीटर से कलेक्टर की ओर, 0 वोल्ट पर मान लीजिए 0 वोल्ट पर 50 पहुंच पा रहे थे, -1 वोल्ट पर, माइनस क्यों बोल रहा हूं, उल्टा बैटरी रिवर्स लगाया है, तो -1 वोल्ट पर 40 ही पहुंच पाएंगे। आप अपोज कर रहे हैं बैटरी लगाकर, -2 वोल्ट कर दीजिए, अब 10 ही पहुंच पाएंगे, है ना। मान लीजिए -3 वोल्ट आपने कर दिया, तो जो हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है जिससे काइनेटिक मैक्सिमम है वो अभी नहीं पहुंच पाया। एक एग्जांपल ले रहा हूं, मान लीजिए आप रिवर्स वोल्टेज को -3 वोल्ट कर दिए, तो वह इलेक्ट्रॉन जिसके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी वो अभी एमीटर से कलेक्टर नहीं पहुंच पा रहा है, तो करंट तो हो जाएगा 0 फिर। ठीक है ना, यानी जब रिवर्स डायरेक्शन में उल्टा बैटरी, रिवर्स डायरेक्शन में रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाएंगे, मैग्नीट्यूड में रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाएंगे, करंट होगा कम। एक पर्टिकुलर रिवर्स वोल्टेज पर हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन भी एमीटर से कलेक्टर पहुंचने में रोक दिया जाएगा, तब करंट हो जाएगा 0। उस रिवर्स वोल्टेज को स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं, उस पोटेंशियल को स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। क्यों,
उसने हाईएस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन को भी एमिटर से कलेक्टर तक पहुंचने में अपोज कर दिया, रोक दिया, स्टॉप कर दिया। हाईएस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन को भी स्टॉप कर दिया, इसलिए उस वोल्टेज को स्टॉपिंग वोल्टेज कहते हैं। चलिए ग्राफ देखिए क्या हुआ। जब नेगेटिव में वोल्टेज बढ़ाए तो क्या हुआ, करंट डिक्रीज करना शुरू किया, करंट डिक्रीज करना शुरू किया ऐसे। और एक पर्टिकुलर वोल्टेज पर, एक पर्टिकुलर रिवर्स वोल्टेज पर करंट हो गया जीरो। हम लोग इस वोल्टेज का नाम क्या दिए, स्टॉपिंग पोटेंशियल। वीएस मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है ना। तो हम लोग क्या क्या समझे, सेचुरेशन करंट समझे और स्टॉपिंग पोटेंशियल समझे। क्या हुआ पहले, जब ये 0 वोल्ट था, 0 वोल्ट से आप वोल्टेज बढ़ाए तो फोटो करंट बढ़ता गया, किसी पर्टिकुलर अप्लाइड वोल्टेज पर से मैक्सिमम हो गया फोटो करंट, उस मैक्सिमम करंट को सेचुरेशन करंट कहे। फिर हम लोग रिवर्स वाला बात समझे हैं, रिवर्स वोल्टेज अप्लाई किए तो करंट डिक्रीज होना शुरू हुआ। कितना रिवर्स वोल्टेज पर करंट जीरो हो जाए उसको हम लोग कहेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है ना। ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप से हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल और सेचुरेशन करंट के साथ साथ फोटो करंट अप्लाइड वोल्टेज के साथ कैसे वेरी करता है इसको समझे हैं, ठीक है ना। तो हम लोग यहां से क्या क्या डेफिनेशन सीख लिए, एक तो सीख लिए सेचुरेशन करंट, सेचुरेशन करंट सेचुरेशन करंट क्या सिंबल बनाया थे हम लोग इसका, आई एस, ठीक है ना। क्या लिख दो इसका डेफिनेशन, क्या डेफिनेशन लिखो सेचुरेशन करंट का, सेचुरेशन करंट का डेफिनेशन बोलिए क्या लिखा जाए, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोटो करंट, है ना, समझ में आ गई ना। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोटो करंट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोटो करंट is called saturation current। कैसे प्रोड्यूस हुआ यह, जितने फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए हैं, जितने फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए हैं वह सारे के सारे फोटो इलेक्ट्रॉन्स करंट में कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दिए, ठीक। तो सेचुरेशन करंट आई एस क्या लिखूं मैं, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड इंटू एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, हो गया ना। एक सेकेंड में कितने फोटो इलेक्ट्रॉन्स, एन नॉट, यही ना सिंबल बनाए थे। देखिए देखिए जब मैं पढ़ा रहा था आपको फोटोन इफिशियंसी, देख लीजिए जब फोटोन इफिशियंसी में आपको बता रहा था, लिखा था ना फोटोन, पॉइंट नंबर 4 देख लीजिए क्या था, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड का सिंबल क्या था, एन नॉट, है ना। तो सारे फोटो इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दिए हैं, यानी सारे फोटो इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, एन नॉट, पॉइंट नंबर 4 में दिख रहा है ना, ठीक है ना। तो क्या लिखूं मैं इस सेचुरेशन करंट को, एन नॉट इंटू ई, एन नॉट क्या है, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड, तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड इंटू एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। अब एन नॉट क्या लिखेंगे उसी पॉइंट नंबर 4 से, एन नॉट इसी पॉइंट नंबर 4 से क्या लिख सकते हैं आप, एन नॉट क्या आया था, ये देखिए इफिशियंसी इंटू एन, एन क्या है, फोटोन काउंट, ठीक है ना। तो सेचुरेशन करंट क्या लिख सकते हैं आप,
सेचुरेशन करंट हो गया ईटा इफिशियंसी इंटू एन इंटू ई। ईटा क्या है? इफिशियंसी। एन क्या है? फोटोन काउंट। ई क्या है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। है ना? ये सेचुरेशन करंट का फॉर्मूला बन गया। दूसरा क्या सीखे आप इससे? दूसरा सीखे आप स्टॉपिंग पोटेंशियल। दूसरा सीखे हैं आप स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या सिंबल बनाए थे हम लोग? वीएस। वीएस इसका सिंबल बनाए थे। क्या डेफिनेशन लिख दो इसका? रिवर्स डायरेक्शन में, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में लगाए थे। तो इट इज द नेगेटिव पोटेंशियल, इट इज द रिवर्स पोटेंशियल या नेगेटिव पोटेंशियल। इट इज द रिवर्स या नेगेटिव, कुछ भी लिखिए आप। इट इज द रिवर्स पोटेंशियल विच stops the maximum energetic photoelectron. It is the reverse या negative potential which stops the maximum energetic photoelectron from reaching the collector plate. From reaching collector plate. तो मैक्सिमम एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए, कलेक्टर प्लेट तक पहुंचने से रोकने के लिए मैक्सिमम, क्या आप वोल्टेज रिवर्स डायरेक्शन में अप्लाई कर रखे हैं, इसी को हम लोग कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल रिवर्स डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में अप्लाई किया वो वोल्टेज है जिसको लगाने के बाद जो हाईएस्ट एनर्जेटिक फोटो इलेक्ट्रॉन है वो अभी कलेक्टर प्लेट तक नहीं पहुंच पा रहा है। क्यों नहीं पहुंच पा रहा है? स्टॉपिंग पोटेंशियल उसे रोक दे रहा है। किसे रोक रहा है? मैक्सिमम एनर्जेटिक फोटो इलेक्ट्रॉन को भी। है ना? तो सिंपल थ्योरी से E इंटू वी एस, ये क्या हो गया? पोटेंशियल इंटू चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी। ये पोटेंशियल एनर्जी कहां से आएगी? लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी से आएगी। तो मैक्सिमम एनर्जेटिक फोटो इलेक्ट्रॉन को भी यह पहुंचने से रोक देगा। तो यह दो डेफिनेशन लोगों ने सीख लिया, दो फॉर्मूला भी आपके सामने आ गया। ठीक है ना? तो सारा थ्योरी हो गया। अब हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की कुछ लिस्ट बनाएंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने चाहिए। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सारा जो भी हम लोगों ने समझा उसको समराइज करने जा रहा हूं मैं। है ना? जो भी हम लोगों ने पढ़ा उसको सबको समराइज करने जा रहा हूं मैं। तो पहली बात, सबसे पहली बात क्या पढ़ी आपने? सबसे पहली बात आपने ये पढ़ी कि काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल फोटो इलेक्ट्रॉन्स, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज नॉट सेम। सबसे पहले ये ध्यान दीजिए कि सभी फोटो इलेक्ट्रॉन्स का काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होता है। याद है ना? दूसरी बात, दूसरी बात आपको ध्यान देनी चाहिए कि
मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, maximum kinetic energy depends on, Kmax depends on frequency. किस पर डिपेंड करता है यह? फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। जो इंसिडेंट फोटॉन्स हैं उनके फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। तो Kmax डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी एंड नॉट ऑन फोटोन काउंट। जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वह फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन पे डिपेंड करेगा, फोटोन काउंट पर डिपेंड नहीं करेगा। तीसरी बात, सेचुरेशन करंट, IS, सेचुरेशन करंट, ये शुरू में थ्योरी में बताया था। सेचुरेशन करंट डिपेंड्स, सेचुरेशन करंट डिपेंड्स ऑन फोटोन काउंट। Saturation current depends on photon count and not on frequency of radiation. ठीक है ना? नंबर पे डिपेंड करेगा, एनर्जी पे डिपेंड करेगा। सेचुरेशन करंट ये किस पर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स कितने एमिट हुए हैं। तो नंबर है ना, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड, इसी पर डिपेंड करेगा ना सेचुरेशन करंट। तो नंबर, फोटोन काउंट भी नंबर है। सेचुरेशन करंट फोटोन काउंट पर डिपेंड करेगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगा। ठीक है। चौथी बात, वर्क फंक्शन W। अब कुछ फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, अब फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं सारा मैं। तो वर्क फंक्शन W क्या आया था? यह आया था H F नॉट या H C बाई लैम्डा नॉट। F नॉट क्या था? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। लैम्डा नॉट क्या था? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ठीक है ना? अब कुछ फॉर्मूला भी लिख रहा हूं साथ साथ में। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, सेचुरेशन करंट का फॉर्मूला क्या पढ़े थे आप? ईटा एन ई। ईटा क्या है? फोटोन इफिशियंसी। एन क्या है? फोटोन काउंट ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। अगर लिखने का मन करे तो लिख लीजिए, ईटा इफिशियंसी ऑफ फोटॉन्स, इफिशियंसी ऑफ फोटॉन्स, एन फोटोन काउंट यानी नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर सेकेंड। और ई तो आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है। ठीक। पॉइंट नंबर 6, स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए क्या फॉर्मूला आया था? E इंटू VS बराबर K मैक्स। E इंटू VS बराबर K मैक्स आया था। ठीक है ना? 7वां पॉइंट, आइंस्टीन्स इक्वेशन, ये आइंस्टीन की खोज है। तो आइंस्टीन्स इक्वेशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए आइंस्टीन का ही खोज है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नोबेल प्राइज मिला था आइंस्टीन को इसके लिए। तो आइंस्टीन्स इक्वेशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये सिंपल सा एनर्जी कंजर्वेशन है, एक ही बार में समझ जाएंगे आप। ये सिंपल सा एनर्जी कंजर्वेशन है। एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को कौन दे रहा है? फोटोन। तो फोटोन से इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके कर क्या रहा है? बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। बाहर निकलने के लिए
कितना एनर्जी खर्च करना पड़ेगा उसे, कम से कम वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या था, मिनिमम एनर्जी जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सके, तो वर्क फंक्शन के बराबर कम से कम एनर्जी खर्च करना ही होगा उसे बाहर निकलने के लिए। तो एनर्जी लेगा कहां से इलेक्ट्रॉन, फोटॉन से। खर्च कैसे कैसे करेगा, बाहर निकलने के लिए कम से कम खर्चा होगा उसका वर्क फंक्शन के बराबर। तो मान लीजिए आपको 100 रुपया दिया गया, 100 में से आप कम से कम 30 रुपया खर्च करेंगे ही करेंगे, तो बचेगा वो बचा लेंगे आप, 70 रुपया अधिक से अधिक बचाएंगे। हालांकि आप ज्यादा भी खर्च कर सकते हैं 30 से, लेकिन मिनिमम खर्च आपको 30 रुपये करना ही करना है। तो 100 आपको मिला, मिनिमम 30 खर्च करना ही करना है, तो मिनिमम खर्च करेंगे, मैक्सिमम सेविंग होगी। तो 100 रुपया में से 30 रुपया खर्च किया, 70 रुपया मैक्सिमम सेविंग है। वही इलेक्ट्रॉन के बारे में समझिए, वही इलेक्ट्रॉन के बारे में समझिए। इलेक्ट्रॉन को एनर्जी कहां से मिला, फोटोन से, HF, यही ना फोटोन ने एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दिया। W इसने खर्चा कर दिया मिनिमम, तो बचा, जो बचा वो मैक्सिमम बचा। तो मैक्सिमम क्या बचाएगा इलेक्ट्रॉन, कैसे बचाएगा, काइनेटिक एनर्जी में ही ना बचाएगा। तो देखिए ये आइंस्टीन का इक्वेशन है, HF इज इक्वल टू W प्लस के मैक्स। HF इज इक्वल टू W प्लस के मैक्स, ये इक्वेशन है आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। सिंपल सा है ना एनर्जी कंजर्वेशन। अब आप इसको कई तरह से लिख सकते हैं, जैसे HF इज इक्वल टू HF नॉट प्लस के मैक्स, नहीं है कि नहीं, वही चीज जो ऊपर फॉर्मूला है उसी को एक चेंज कर दूंगा, एक रहने दूंगा, यही सब कर करके। जैसे HF इज इक्वल टू HF नॉट और के मैक्स को क्या लिख सकते हैं आप, E इंटू VS, लिखा है ना के मैक्स इज इक्वल टू EVS। पॉइंट नंबर 6 में चेंज कर लीजिए आप, बात सब एक ही है, बस आपको एक ही याद रखना है, ये वाला W को आप HF नॉट लिख दीजिए, के मैक्स को EVS लिख दीजिए। आप लैम्डा में लिख सकते हैं H C बाई लैम्डा इज इक्वल टू H C बाई लैम्डा नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी को मैं ये भी लिख सकता हूं हाफ m v स्क्वायर, हाफ m v मैक्स स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। बात तो सिर्फ एक ही ना है। ये पॉइंट नंबर 7 है। पॉइंट नंबर 7 में हम लोगों ने आइंस्टीन इक्वेशन पढ़ा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, और यह सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन है कि नहीं, ये सिंपल सा एनर्जी कंजर्वेशन है। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट में ग्राफ देखेंगे जरा। नेक्स्ट पॉइंट में ग्राफ देखिए, पॉइंट नंबर 8 में हम लोग ग्राफ देखेंगे। तो सबसे पहले अलग अलग टाइप का ग्राफ क्वेश्चन बन के आता है, जैसे न्यूमेरिकल, ये मान लीजिए यह, जैसे मान लीजिए आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन और काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ दिखाना है। आप ऐसे ग्राफ बनाना चाहते हैं, इधर आप लेना चाहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन और इधर लेना चाहते हैं आप के मैक्स, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, इसको ग्राफ में दिखाना चाहते हैं। तो कोई भी एक इक्वेशन यूज, एक ही तो इक्वेशन है यार, पॉइंट नंबर 7 में यूज कर लो। क्या इक्वेशन था, HF इज इक्वल टू W प्लस के मैक्स, है ना, यही ना इक्वेशन था। तो क्या ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, के मैक्स कितना आ गया यहां से, के मैक्स आ गया HF माइनस W, यही ना आ गया, W को LHS में, तो यही ना आ गया। तो ये लेना है y एक्सिस पर और फ्रीक्वेंसी लेना है x एक्सिस पर, है के मैक्स लेना है y एक्सिस पर, फ्रीक्वेंसी लेना है x एक्सिस पर, y बराबर mx माइनस c, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बना। तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बना दीजिए। स्लोप क्या आ रहा है इसका,
स्लोप क्या आ रहा है इस ग्राफ का? h, प्लैंक्स कांस्टेंट, और y इंटरसेप्ट कितना आ रहा है? w, नेगेटिव में। तो ग्राफ बना दीजिए। अब ध्यान रखिएगा, नीचे ग्राफ डॉटेड बनाइएगा। क्यों? काइंटिग नेगेटिव नहीं होती है ना, इसलिए। बाद में इधर आप ऐसे बना दीजिए। ठीक। ये क्या है? y इंटरसेप्ट माइनस w, ये दिख ही रहा है ना? ठीक है ना? और काइंटिग जीरो कब आ रही है? k बराबर 0 कब आएगा? जब HF इज इक्वल टू W, या W मतलब क्या होता है? देखिए, k मैक्स को 0 कर दो तो क्या आंसर आ रहा है? k मैक्स 0। k मैक्स 0 मतलब HF इज इक्वल टू W, और W मतलब क्या होता है? HF नॉट। ये फ्रीक्वेंसी कितना कर दूं कि k मैक्स 0 हो जाए? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी यह थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है एफ नॉट। ठीक है ना? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है एफ नॉट ये। ठीक। अच्छा, मान लीजिए आपने मेटल को चेंज कर दिया। ये ग्राफ बना है मेटल 1 के लिए। अब आपने मेटल चेंज कर दिया तो क्या होगा? ध्यान रखिएगा, ये न्यूमेरिकल भी है अपने आप में। अब आपने मेटल को चेंज कर दिया तो क्या होगा? अब अलग मेटल है तो वर्क फंक्शन अलग आएगा, लेकिन स्लोप नहीं बदलेगा। स्लोप तो प्लैंक्स कांस्टेंट के बराबर है। ये स्लोप तो प्लैंक्स कांस्टेंट के बराबर है, स्लोप नहीं बदलेगा, वर्क फंक्शन बदल जाएगा। तो ऐसे ग्राफ बनेगा, अलग होगा वर्क फंक्शन, लेकिन ग्राफ होगा पैरेलल। दोनों लाइंस होंगे पैरेलल, क्योंकि स्लोप नहीं बदलेगा, दोनों लाइंस पैरेलल होंगे। अलग मेटल के लिए भी मेटल 2 आप लगाएंगे तो मेटल 2 के लिए वर्क फंक्शन अलग होगा, W डैश। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी अलग होगा, लेकिन स्लोप नहीं बदलेगा। स्लोप नहीं बदलेगा। एफ नॉट डैश, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बदल गया, W डैश वर्क फंक्शन बदल गया, लेकिन स्लोप नहीं बदलेगा। ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी एंगल थीटा ही आएगा, है कि नहीं? दोनों सेम आएंगे। ओके, क्यों? क्योंकि स्लोप है कितना? प्लैंक्स कांस्टेंट के बराबर। तो स्लोप अगर नहीं बदला तो दोनों लाइंस पैरेलल है। ठीक है ना? इसी तरह से कई ग्राफ पूछे जाते हैं आपसे। अब एक ग्राफ आप समझ गए, सारे ग्राफ ऐसे बना लेंगे आप। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए, कि ग्राफ बनाइए, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन और स्टॉपिंग पोटेंशियल का। वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन और स्टॉपिंग पोटेंशियल का ध्यान रखिएगा। एक ही तो इक्वेशन है, इसलिए चैप्टर इजी है। एक ही पर इक्वेशन पर सवाल आएंगे। क्या था इक्वेशन? एच सी बाई लैम्डा बराबर W प्लस के मैक्स, यही था ना? यही ना इक्वेशन था। अरे एच एफ लिखो, एलएचएस में एनर्जी ऑफ फोटोन है, एच एफ लिखो चाहे सी बाई लैम्डा लिखो, एक ही बात है ना? तो क्या आ गया ये? एच सी बाई लैम्डा इज इक्वल टू W प्लस के मैक्स को लिखेंगे आप EVS, यहां से VS निकाल दो, y एक्सिस पर VS लेना है, VS निकाल दो। तो क्या आ गया VS? यहां से W को आप LHS में भेज के E से डिवाइड कर देना, तो आ जाएगा H C अपॉन E लैम्डा, एच सी बाई ई लैम्डा माइनस W बाई E। ठीक है ना? अब एक काम करते हैं, थोड़ा यहां पर देखिए, यहां पर ग्राफ में देखिए, 1 बाई लैम्डा से ग्राफ बनाएंगे। ये ग्राफ 1 बाई लैम्डा का बनाएंगे, 1 बाई लैम्डा वर्सेस VS, इसका ग्राफ बनाएंगे, आसानी से बन जाएगा। जो एग्जाम में पूछा जाएगा वही मेहनत करते हैं ना। तो एग्जाम में 1 बाई लैम्डा, ये 1 बाई लैम्डा और स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ आमतौर पे आता है 1 बाई लैम्डा। ये 1 बाई लैम्डा को कहां लेना है? y एक्सिस, x एक्सिस पर, और VS कहां लेना है? y एक्सिस पर। ये हो गया y, और ये जो 1 बाई लैम्डा है इसको मानेंगे आप x। ठीक है ना?
तो कैसा इक्वेशन है ये? अभी स्ट्रेट लाइन बना नहीं बना? नहीं समझ में आया? देखिए फिर से लिख रहा हूं। वी एस बराबर क्या आ गया? एच सी बाई ई, ये अलग हो गया, कांस्टेंट है ना, अलग हो गया ये, इंटू 1/λ माइनस डब्ल्यू बाई ई, ये बोल रहा हूं, ये हो गया वाई एक्सिस पर, और 1/λ हो गया एक्स एक्सिस पर, ये हो गया कांस्टेंट, है ना। और ये y इंटरसेप्ट है, तो y बराबर एम एक्स माइनस सी, फिर वैसा ही ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन का। मैंने कहा ना सब एक ही जैसे क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन तो एक ही जैसे हैं, तो ग्राफ बनेगा वैसे, बना दीजिए, ठीक है ना। ऐसे ग्राफ बना दीजिए स्ट्रेट लाइन, ये ग्राफ बन गया स्ट्रेट लाइन का, ठीक। y इंटरसेप्ट क्या आ रहा है? माइनस डब्ल्यू बाई ई, और x इंटरसेप्ट क्या आ रहा है? 1/λ0, ठीक है ना। vs बराबर 0 कब आएगा? vs बराबर 0 कब आएगा? स्टॉपिंग पोटेंशियल 0 कब आएगा? जब k मैक्स 0 हो। रख के देख लीजिए आप, रख के देखिएगा, या 0 कर लो। W को क्या लिख सकते हैं, करके दिखा दूं, देखो यहां नीचे करके दिखा दे रहा हूं। vs बराबर 0 मतलब क्या हुआ? एच सी अपॉन ई इंटू 1/λ बराबर क्या लिख दूं? W बाई ई, है ना, W बाई ई। W मतलब एच सी बाई लैम्डा नॉट, और ई तो था ही, एसी बाई कट गया, 1/λ बराबर 1/λ नॉट। जब स्टॉपिंग पोटेंशियल 0 आ रहा है उस समय एक्स इंटरसेप्ट क्या है? 1/λ नॉट। ये तो सिंपल मैथ्स है ना, मेरे बताए बिना भी आप कर लेंगे, इसमें क्या बताने को है। तो मेटल 1 पे अगर आपने ये काम किया है, तो मेटल 1 से अगर आप मेटल चेंज करते हैं, दूसरा मेटल लेते हैं, तो क्या परिवर्तन क्या आएगा? वही y इंटरसेप्ट, बस स्लोप नहीं बदलेगा ना, क्योंकि स्लोप क्या है? एसी बाई ई है। स्लोप ये कितना रखा है? स्लोप कितना रखा है? एसी बाई ई, तो स्लोप बदलना नहीं है, तो ऐसी पैरेलल लाइन बना लीजिए, स्लोप नहीं बदलेगा। क्या बदलेगा? खाली वर्क फंक्शन बदलेगा। यह मेटल 2 के लिए है, वर्क फंक्शन बदल गया तो माइनस डब्ल्यू डैश बाई ई, वर्क फंक्शन बदला तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बदला, ठीक है ना। लेकिन दोनों ग्राफ पैरेलल है, ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। सिंपल, एक इक्वेशन आपके सामने है, उसका ग्राफ बना देना है, कुछ है ही नहीं इसमें तो, ठीक है ना। अगला ग्राफ देखिए, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसमें समझना पड़ेगा आपको, नेक्स्ट ग्राफ में थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। ये ग्राफ हम लोग बनाएंगे, ये ग्राफ बनाएंगे हम लोग अप्लाइड वोल्टेज, जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप में आया था ना, ये वाला दिखा रहा हूं मैं आपको, देखिए ये वाला, ये ग्राफ, ये वाला ग्राफ वाला कंडीशन में बोल रहा हूं बनाने के लिए, यही वाला ग्राफ दिख रहा है। ये जो ग्राफ बना ना, इसी की बात कर रहा हूं मैं, करंट वर्सेस अप्लाइड वोल्टेज का ग्राफ, ठीक है ना, ये बनाने जा रहा हूं मैं। तो करंट वर्सेस अप्लाइड वोल्टेज, करंट आई लेना है और हम लोगों को इसका ग्राफ बनाना है अप्लाइड वोल्टेज के साथ। तो सबसे पहले बेसिकली होता कैसा है ग्राफ, ये बेसिक ग्राफ का शेप कुछ इस तरह से आया था, ऐसे आया था ना, कहीं ना कहीं जाके ग्राफ कांस्टेंट हो गया था, और ये क्या था? ये था स्टॉपिंग पोटेंशियल माइनस वीएस, और ये सेचुरेशन करंट था, ये वाला मैक्सिमम करंट को क्या कहते हैं? सेचुरेशन करंट। अब आपसे कहा जा रहा है कि मान लीजिए आपने फ्रीक्वेंसी सेम रखा है, एफ डैश, दो अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर, F1 F2 लिख रहा हूं, चलिए दो अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। पहले एक्सपेरिमेंट में इंसिडेंट फोटॉन्स का फ्रीक्वेंसी, और दूसरे एक्सपेरिमेंट में भी फोटोन का फ्रीक्वेंसी सेम, फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज किए आप,
तो क्या चेंज किए, ये फ्रीक्वेंसी नहीं बदले तो क्या चेंज किए, फोटोन काउंट बदले हैं। पहले फोटोन काउंट n1 था और अब फोटोन काउंट n2 कर दिए। जब इंसिडेंट कराएंगे आप फोटोन मेटल सरफेस पे, वहीं से ना फोटो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होता है। तो उन्हीं इंसिडेंट फोटॉन्स की बात कर रहा हूं मैं। इंसिडेंट फोटॉन्स का फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज किए आप, बल्कि फोटोन काउंट बदले। पहले कम फोटॉन्स पर सेकेंड इंसिडेंट करा रहे थे, अब ज्यादा फोटॉन्स पर सेकेंड इंसिडेंट कराने लगे। तो F1 इज इक्वल टू F2 है, लेकिन मान लीजिए अब N2 ज्यादा है। पहले पर सेकेंड कम फोटॉन्स इंसिडेंट हो रहे थे और अब ज्यादा फोटॉन्स इंसिडेंट कराने लगे। तो ये ग्राफ मान लीजिए बना हुआ है जब N1 फोटोन काउंट था। फोटोन काउंट बढ़ाने से होगा क्या, बताइए। फोटोन काउंट पर कौन डिपेंड करता है, के मैक्स या सेचुरेशन करंट। देखिए यह लिखा था थोड़ी देर पहले अभी, ये देखिए लिखा हुआ पॉइंट नंबर 2 और 3। पॉइंट नंबर 2 और 3 देखिए, पॉइंट नंबर 2 और 3 देखिए। Kmax depends on frequency, not on photon count. Saturation current depends on photon count, not on frequency. दिख रहा है ना। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी नहीं बदलेगी क्योंकि आपने फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज किया है। आप सवाल पे जाइए, सवाल क्या था कि फ्रीक्वेंसी F1 इक्वल टू F2 रहेगा, लेकिन फोटोन काउंट बढ़ा देंगे, N1 से N2 ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो आप फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज किए तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगा। हाँ, सेचुरेशन करंट बढ़ जाएगा क्योंकि आप फोटोन काउंट बढ़ा दिए हैं, सेचुरेशन करंट बढ़ जाएगा। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी नहीं बदलेगा तो क्या नहीं बदलेगा, केमैक्स देखिए यहां पर पॉइंट नंबर 2 देखिए, स्टॉपिंग पोटेंशियल। केमैक्स नहीं बदला, केमैक्स नहीं बदला तो से स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं बदलेगा। दिख रहा है ना पॉइंट नंबर 2, केमैक्स नहीं बदला तो स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं बदलेगा, ठीक है ना। तो ग्राफ बनाने जा रहा हूं मैं, ग्राफ कंप्लीट करने जा रहा हूं मैं। फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा तो काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगा, काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहेगा, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहेगा, ठीक। लेकिन अब फोटोन काउंट बढ़ा दिए हैं तो सेचुरेशन करंट ज्यादा हो जाएगा। यानी सेम स्टॉपिंग पोटेंशियल से ग्राफ ले जाइए, बस सेचुरेशन करंट ज्यादा दिखाइए। अब ज्यादा सेचुरेशन करंट दिखाइए, N2 पर ज्यादा सेचुरेशन करंट दिखाइए। अब सेचुरेशन करंट बढ़ा दीजिए, ये IS डैश कर लीजिए, ठीक है ना। क्यों, फोटोन काउंट बढ़ गया, फोटोन काउंट बढ़ गया तो सेचुरेशन करंट बढ़ जाएगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम रहा, फ्रीक्वेंसी सेम रहा। तो क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेम रहा इसलिए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी सेम रहा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी सेम रहा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहा, ठीक है ना। अच्छा इसका उल्टा करते हैं अगली बार, नेक्स्ट में इसका उल्टा करते हैं। नेक्स्ट में क्या करते हैं कि ग्राफ बनाएंगे वही अप्लाइड वोल्टेज और फोटो करंट का, लेकिन इस बार क्या करते हैं कि फ्रीक्वेंसी बढ़ा लेते हैं। पहले एक्सपेरिमेंट में फ्रीक्वेंसी F2 था, दूसरे एक्सपेरिमेंट में फ्रीक्वेंसी ज्यादा कर दिया, लेकिन फोटोन काउंट सेम रखते हैं, N1 इक्वल टू N2 रखते हैं। दोनों एक्सपेरिमेंट में फोटोन काउंट सेम रखते हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ा लेंगे तो क्या होगा। तो पहले तो बेसिक ग्राफ बनाइए। पहले एक्सपेरिमेंट का ग्राफ कैसे बनेगा, ये होगा कुछ स्टॉपिंग पोटेंशियल Vs और यहां से करंट बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, एक मैक्सिमम पर जाकर करंट सेचुरेट कर जाता है, यही ना नेचर था। तो ये हो गया सेचुरेशन करंट और ये हो गया स्टॉपिंग पोटेंशियल। बेसिक ग्राफ ऐसे बनता है, ठीक। ये कब बना, जब फ्रीक्वेंसी F1 था। अब
हाइयर फ्रीक्वेंसी पे क्या होगा, हाइयर फ्रीक्वेंसी पे क्या होगा, सोचिए हाइयर फ्रीक्वेंसी पर क्या होगा। फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे आप तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बढ़ जाएगा, और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बढ़ जाएगा तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ गया, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ गया तो उस केस में स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ जाएगा, है कि नहीं। समझ में आ रही है बात। देखिए पहली बात तो ये समझिए, फोटोन काउंट सेम रहा है, फोटोन काउंट सेम रहा है तो सेचुरेशन करंट नहीं बदलेगा। फिर से देख लीजिए, ये पॉइंट नंबर 2 और 3 फिर देख लीजिए। सेचुरेशन करंट डिपेंड्स ऑन फोटोन काउंट, सेचुरेशन करंट डिपेंड्स ऑन फोटोन काउंट, फोटोन काउंट आपने चेंज नहीं किया, सेचुरेशन करंट नहीं बदला, ठीक। तो ग्राफ में सेचुरेशन करंट हम लोग नहीं बदलेंगे। अब फ्रीक्वेंसी आप बढ़ा दिए हैं तो केमैक्स बढ़ गया, केमैक्स बढ़ गया तो नेक्स्ट पेज देखिए, केमैक्स बढ़ गया तो केमैक्स बढ़ गया तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का डेफिनेशन देख लीजिए, केमैक्स बढ़ गया तो स्टॉपिंग पोटेंशियल मैग्नीट्यूड में बढ़ जाएगा, ठीक है ना। केमैक्स बढ़ गया तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ जाएगा, यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो जाएगा लेकिन सैचुरेशन करंट सेम रहेगा। यही ना बात समझ में आई। तो बना लीजिए ग्राफ अकॉर्डिंगली। ग्राफ अब ऐसे बनाइए कि ज्यादा दिखाइए आप अब स्टॉपिंग पोटेंशियल माइनस वीएस डैश, लेकिन इसको भी उसी पर जाके सेचुरेट कराना है, ये ग्राफ भी वहीं जाके समाप्त होगा, ऐसे ही वही सेचुरेशन करंट रहेगा, है ना। ये ग्राफ फ्रीक्वेंसी F2 पे है तो जिसका ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल मैग्नीट्यूड में वह फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चंस है। ओके, तो ये लास्ट में सारा थ्योरी लिख दिया मैंने जो याद करने वाले पॉइंट्स थे। ओके, अब इस पे जो न्यूमेरिकल्स है वो बड़ा सिंपल है, फॉर्मूला पर वैल्यू रखने वाले न्यूमेरिकल्स आते हैं, खाली फॉर्मूला में वैल्यू रखते जाइए अपने आप न्यूमेरिकल सॉल्व होते जाएगा, ज्यादा फॉर्मूला है ही नहीं, गिनती के फॉर्मूला है कि नहीं। एक फॉर्मूला है आइंस्टीन इक्वेशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक फॉर्मूला ये हो गया, दूसरा फॉर्मूला हो गया वर्क फंक्शन का, तीसरा फॉर्मूला हो गया स्टॉपिंग पोटेंशियल, बहुत हुआ एक फॉर्मूला और, तो सेचुरेशन करंट का देख लीजिए, यह बेसिकली ये 4 फॉर्मूला है, यहां पर नहीं, अगले एक एक फॉर्मूला यहां दिख रहा है ना, एक फॉर्मूला ये दिख रहा है, किसका फॉर्मूला है ये, वर्क फंक्शन, एक सिंपल है, दूसरा यह सेचुरेशन करंट, स्टॉपिंग पोटेंशियल, और ये सब तो एक ही है, कुल मिलाकर 4 फॉर्मूला है, और छोटे छोटे फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला पर सवाल आएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला पर सवाल आएगा, है ना। चलिए कम से कम 1-2 क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला पर सब क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए गिवन है वर्क फंक्शन 1 पॉइंट कुछ भी ले लेते हूं डेटा में 1.24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, और वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन, वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन दिया हुआ है 4.36 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, ये आपको दिया हुआ है वेवलेंथ। पूछा गया है फाइंड स्टॉपिंग पोटेंशियल, फाइंड वीएस, स्टॉपिंग पोटेंशियल बताइए, ये मान लीजिए सवाल है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, ई निकालेंगे, सबसे पहले आप ई निकालेंगे, ई सोल्यूशन लिख रहा हूं मैं, सबसे पहले आप ई निकालेंगे, ई क्या होता है, एच सी बाई लैम्डा,
या तो आप जूल्स में निकालिए चाहे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालिए। मेरा सजेशन है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालने का, इसलिए ये फॉर्मूला यूज नहीं कर रहा हूं मैं। AC बाय लैम्डा दिस इंप्लॉइज ऐसे लिख दे रहा हूं मैं, E बराबर 12400 अपॉन लैम्डा एंगस्ट्रॉम में। तो ये किस में आएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आएगा, है कि नहीं? ये आंसर किस में आता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। कितना आएगा बोलिए? 12400 डिवाइडेड बाई एंगस्ट्रॉम मतलब कितना होता है? 10 का पावर -10 होता है। कितना है दिया हुआ है? 10 का पावर -7। तो इसको 10 का पावर -10 करने के लिए 1000 से डिवाइड करना होगा, तो 1000 से मल्टीप्लाई भी कर लीजिए। कितना आ गया यह? 4360 हो गया ना, 1000 से मल्टीप्लाई। कितना आ गया बोलिए? यह कितना आ गया? कैलकुलेट करिए तो कितना आ गया यह? एक रफ आइडिया लगाइए, चाहे जैसे मर्जी वैसे कैलकुलेट करिए और बताइए कितना आ रहा है यह। ये करीब करीब मैंने कैलकुलेट कर लिया है। कैलकुलेशन अपने आप करना है आपको, मैंने कैलकुलेट कर लिया है। ये करीब करीब आ रहा है 2.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है, ठीक है ना? 2.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है। कर लेना अपने आप यार कैलकुलेशन। ठीक, अब आइंस्टीन का इक्वेशन लगाइए। E बराबर क्या होता है? W प्लस के मैक्स, है ना? W प्लस के मैक्स, या E बराबर क्या होता है? W प्लस ई वी एस। एक ही बात है ना? रखिए वैल्यू। E कितना आया? 2.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। W कितना दिया है? 1.24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस EVS, ठीक है ना? ठीक, इलेक्ट्रॉन E सब तरफ से कैंसिल हुआ और VS कितना आ गया? 2.85 माइनस 1.24 वोल्ट, है ना? कितना आ गया आंसर बताइए? दिस इंप्लॉइज स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू कितना आ रहा है? ये घटाएंगे 1.61, है ना? सही बोल रहा हूं मैं? 1.61 वोल्ट आ रहा है। देख लीजिए कितना इजी है। फॉर्मूले में वैल्यू रखना है, किसी को कोई समस्या ही नहीं आएगी, ठीक है? कोई दिक्कत की बात ही नहीं है इसमें, तो सब बहुत इजी है, कोई समस्या नहीं आनी है। तो कैलकुलेशन अपने आप से करिएगा। फॉर्मूला 4 है, याद रखिएगा, ठीक है ना? एकदम इजी, सब क्वेश्चन बहुत इजी है। फॉर्मूला याद रहेगा, सब क्वेश्चन बनेगा आपसे, ठीक है?